1 जून को बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने वाला है और अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सभी क्षेत्रों में घूम करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं अनिल कुमार जी के पास जो बीएसपी से इनको टिकट मिला है और ये बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो इनका रिस्पांस कैसा है और किस तरह से लोगों का क्रेज है इनको लेकर के। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भारतीय खबर में। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। सर, आप आज तो तैयारी काफ़ी किए हैं और पिछले कई दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या सर लोगों में किस तरीके का क्रेज है? देखिए, लोग बदलाव चाहते हैं और बक्सर के तमाम माताएं बहनें, मेरे अभिभावक बंधु सभी बक्सर के इस सामंतवादी व्यवस्था से ऊब चुके हैं। जो सामंतवाद और मनुवाद जो व्यवस्था है उससे ऊब चुके हैं और लोग चाहते हैं कि बक्सर में बदलाव हो, बहुजनों की बात हो और बक्सर बहुजनों का हो, जिससे बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सके, बहुजनों के विकास की कहानी लिखी जा सके और तमाम लोग इसके लिए खड़े हुए हैं कि इस बार बक्सर बहुजनों का होगा। अच्छा, अभी सर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहे हैं, लोगों से ये अपना राय सलाह लोगों का जान रहे हैं, तो लोगों में काफ़ी ये है कि बाहरी बनाम भीतरी, इसको आप कहाँ तक देखते हैं सर? बिल्कुल सही है लोगों का आकलन कि जो बाहरी उम्मीदवार जो आते हैं, कोई मोदी के नाम पर आ रहे हैं, कोई कोदी के नाम पे आ रहे हैं, तो मोदी और कोदी के नाम पर अगर कोई आते हैं तो ये तो बक्सर को कैसे विकसित कर सकते हैं? ये तो सीधा कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट दे दीजिए। उनके पास बक्सर के लिए कोई योजना नहीं है कि हम 5 सालों में क्या करेंगे। न इस रूट मैप को दे रहे हैं, न अपने कार्य मैप को दे रहे हैं कि मैं 5 सालों में ये कर दूंगा। लेकिन बक्सर लोकसभा क्षेत्र में ये भी हल्ला है कि आप भी कहीं बाहरी प्रत्याशी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बाहरी हूँ। मैं अपने शाहाबाद का हूँ और शाहाबाद का ही हूँ। कौन हम आए हैं? लेकिन कहीं ना कहीं छोटा छोटा चीज़ों को अगर देखा जाए तो छोटा चीज़ों को भी लेकर के लोग बोल रहे हैं कि वो भी तो बाहरी हैं। नहीं, कैसे मैं बाहरी हूँ? हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो घर है वो दिनारा का बॉर्डर है। तो दिनारा के बॉर्डर पर अगर मैं हूँ तो बाहरी कैसे हो गया? और शाहाबाद का बेटा हूँ मैं। बाहरी तो वो है ना जो बक्सर के नहीं है। अब हम अगर बक्सर जिला की बात करें तब तो फिर यहाँ के कोई उम्मीदवार ही नहीं है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, उनको भी लोग बाहरी बता रहे हैं। क्या आप मतलब वो भी बॉर्डर पर कि उनका घर है? कि अगर बक्सर, हमारा जन्म है डुमरांव में, मैं जन्मभूमि से बड़ा क्या ये होता है? हमारी जन्मभूमि डुमरांव की, हमारी जन्म डुमरांव में हुई, कैसे बाहरी हो गया हमने? जहाँ जन्म हुआ मेरा, क्या वो डुमरांव बक्सर से बाहर है क्या? तो जो सवाल करें उनसे पूछिए कि कहाँ है डुमरांव, कहाँ है? तो मैं डुमरांव के, हमारे पिता वहाँ थे, बाबूजी हमारे वहाँ शिक्षक थे टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में, और वहीं हमारा शुरू का 5 साल मेरा वहाँ गुजरा है। तो अगर बचपन का मेरा 5 साल वहाँ गुजरा है तो मैं बाहरी हो गया। उसके बाद भी हमारा हमेशा लगाव रहा है डुमरांव से। तो बाहरी कैसे हो गया? ये हम कहीं से बाहरी और भीतरी, हमें अगर कोई बाहरी कहेगा तो निश्चित रूप से बक्सर का अपमान होगा। अभी कुछ दिन पहले मिथिलेश तिवारी जी का बयान आया था कि राजद प्लस जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अकेले हम 70% जो वोट है हम ले करके, मतलब 70% वोट हम बना करके रखे हुए हैं। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इस पर तो हम उनको कहेंगे कि वो बेचारे हैं। अभी तक जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सब लोग एक साथ नहीं हो पाए। आज तक अश्विनी चौबे जी, जो अभी वर्तमान में उनके पार्टी के सांसद हैं, उनके चुनाव प्रचार में आए क्या? तो जब एक वर्तमान सांसद अपने प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर पा रहा है तो ये तो बता रहा है कि संगठन कहाँ है उनका और संगठन के लोग कैसे हैं जो उनको लगातार उनके साथ नहीं घूमने का काम कर रहे हैं। और आनंद मिश्रा भी निर्दलीय है, वो भी तो कल तक भारतीय जनता पार्टी के ही अभिन्न अंग थे। कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने ये चुनाव किया कि हम निर्दलीय प्रत्याशी ही लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग थे। उनके साथ घूमने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट हैं लोग। तो ये तो उनको समझ में आना चाहिए कि हमारा वोट कट रहा है या जुट रहा है। ये बाहरी लोग जो आकर के हमारे बक्सर को ठगने का काम किए हैं, बक्सर को प्रताड़ित करने का काम किए हैं, निश्चित रूप से
1 तारीख को इन सब का जवाब उनको मिलेगा और बाहरी को बाहर का रास्ता दिखाएगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी ये भी लगातार कह रही है कि अनिल कुमार जी जो हैं वो SC ST का जो है वोट बैंक मतलब अपना उनका है, बाकी और कुछ नहीं है, वो भी सिर्फ वोट कटवा में आते हैं। इस तरीके की बातें जो है अफवाह फैलाई जा रही है। अब वोट कटवा कौन है ये तो समय बताएगा, और अगर हम वोट कटवा ही हैं तो समय आने दीजिए, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैं जिस जाति से आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, मिथिलेश तिवारी जी से पूछ लीजिएगा कितना जगह वो फ़ोन कर रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग धमका रहे हैं। लेकिन कोई भी जो हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, जो अभिभावक हैं, हम कुर्मी कोयरी एक हैं और वो लोग उनको एक भी वोट नहीं देने का काम कर रहे हैं। क्यों धमकाने की ज़रूरत पड़ी है? क्यों सम्राट चौधरी यहाँ कैंप किए हुए हैं? अगर सब कुछ अच्छा है तो उप मुख्यमंत्री को कैंप करने की ज़रूरत क्या पड़ी है? आज भी सम्राट चौधरी जो है डुमरांव में कैंपेनिंग कर रोड शो कर रहे थे। तो हम यही तो कह रहे हैं, क्यों रोड शो करने की ज़रूरत पड़ रही है? रोड शो से कुछ नहीं होगा। यहाँ ये लौह कुश समीकरण बिल्कुल चट्टान की तरह एक है और कहीं टूटने नहीं जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसको सबक सिखाना है। हम मिथिलेश तिवारी जी का इंटरव्यू लिए थे, वो लगातार बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ बक्सर में विकास होगा और सिर्फ विकास विकास विकास, बार बार यही बोल रहे हो। क्या लगता है आपको, किस तरीके का विकास जो है बक्सर में होना चाहिए और किस तरीके के विकास की बात वो कर रहे हैं? देखिए, बेचारा हमने उनको पहले ही कहा कि जो बक्सर को नहीं समझ पाए हैं वो केवल विकास नाम जानते हैं। विकास से किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है। तो क्या विकास बेटा है, भाई है, उसकी विकास की बात कर रहे हैं? किसी उसी विकास की बात कर रहे हैं? किसानों के भी बारे में बोल रहे थे और रोड नल जल के बारे में भी बोल रहे थे। देखिए, ये इसके पहले किनकी सरकार थी? कौन सांसद था यहाँ? यही मोदी जी थे, जिन मोदी के नाम पर जो वोट मांग रहे, कल भी तो वही प्रधानमंत्री थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी ही थे और आज भी वही रहेंगे और उन्हीं के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर क्या फर्क होगा? क्या फर्क दिखाना चाहते हैं? ये कोई फर्क की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है केवल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। ये लड़ाई है केवल बक्सर को ठगने की लड़ाई है और ये केवल ठगना चाहते हैं। सर, आप गांव में भी घूम रहे हैं, शहर में भी घूम रहे हैं। अगर विकास की बात की जाए तो गांव जो है अभी शहर से कितना पीछे है और गांव में किस तरीके का विकास करना अभी बाकी है? आप किसको शहर कहते हैं? कौन सा शहर है? किस शहर की बात कर रहे हैं आप? जैसे अभी बक्सर है, बक्सर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोग बोलते हैं गांव में भी काफी कुछ सुविधा नहीं है। वो बक्सर को आप किस एंगल से शहर कह सकते हैं? क्या आपका मापदंड है शहर कहने का? यही मैं तो शहर नहीं कह पा रहा हूँ। मापदंड यही है कि अगर कोई गांव में हॉस्पिटल है, वहां पर अगर गर्भवती महिला जाती है तो वहां पर तुरंत लोग बोल देते हैं कि बक्सर जाइए। बक्सर में भी अगर कोई सुविधा नहीं है तो डायरेक्ट बोल देता है लोग आरा जाइए, आरा से लोग बोलते हैं लोग पटना जाइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बक्सर में ही तो कोई सुविधा नहीं है। बक्सर के भी अस्पताल में जाइए तो लोग बाहर ही भेजते हैं, पटना, बम्बे, बनारस रेफर करते हैं। बक्सर में इलाज कहाँ होता है? मैं उसी के तर्ज पर बोला कि बक्सर और जो गांव है दोनों में कितना अंतर है? गांव में कोई अस्पताल नहीं है या फिर एक जैसा ही है? बक्सर में अगर एक अस्पताल है तो वो रेफरल अस्पताल है, सीधा रेफर करने का अस्पताल। इसके अलावा जांच, डॉक्टर की, दवाई की कोई व्यवस्था उन अस्पतालों के अंदर नहीं है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो काफ़ी गरीबी में झेल रहे हैं और मैं उन सभी लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, तो कहीं ना कहीं सभी लोग बोल रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी आता है, वोट मांग करके चला जाता है और कोई भी व्यक्ति जीतने के बाद यहाँ पर आता नहीं है। क्या लगता है, अगर आप बक्सर जिला से जीतते हैं तो उन लोगों के पास जाइएगा, उन लोगों को देखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का शिकायत है। देखिए, हम बक्सर का बेटा है। बक्सर के 207 पंचायत को, बक्सर लोकसभा के 207 पंचायत को हमने घुमा है और उसके बाद हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। ये संकल्प पत्र ही हमारा संकल्प है कि मैं 5 सालों का अपना टारगेट फिक्स किया हूँ। अपने 5 सालों के लिए हमने अपने कामों का रूपरेखा तय किया है कि अगर हम जीतते हैं, इन 18 कामों की हमने रूपरेखा तय की और उन 18 कामों को समय पर करा के, 5 साल के अंदर करा के
बक्सर को विकास के रास्ते पर सबसे आगे ले जाने का हमारा वादा है कि सबसे आगे हम अपने बक्सर को ले जाएंगे। आप अभी बोले कि 18 जो है हमने काम को तैयार किया हुआ है कि अगर हम जीते हैं तो मेरा संकल्प पत्र तैयार है, 18 काम हम करेंगे। सिर्फ 5 काम बताइए हमारे दर्शकों को जो लगे कि हाँ वास्तव में अगर आप जीतते हैं तो विकास होगा। देखिए, सबसे पहला हमने कहा कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। ये लोग जो नौटंकी जो कर रहे हैं, लोग श्री राम को मानते हैं। ये बार बार कहते हैं कि बक्सर श्री राम की शिक्षा नगरी है और श्री राम के नाम पर इन्होंने ठगी की है। बक्सर के साथ ठगी की है, बक्सर के माताओं बहनों के साथ की है, बक्सर के लोगों के साथ इन्होंने ठगी। नहीं, वो तो लगातार बोलते हैं कि विश्वामित्र की तपोभूमि है और श्री राम की शिक्षा स्थली है यहाँ पर। मैं ये कहना वास्तव में है भी, अगर श्री राम की शिक्षा नगरी है, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं रामचरितमानस को एक किताब मानता हूँ और इस नाते कहता हूँ कि अगर राम के स्थान कहीं है और ये लोग कहते हैं तो क्यों बक्सर को ठगे हैं। क्या राम के शिक्षा स्थली में राम के नाम पर एक कॉलेज नहीं होना चाहिए था? क्या श्री राम के नाम पर एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते थे? क्या श्री राम के नाम पर एक विद्यालय भी इन्होंने बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्या इन्होंने ठगने का काम नहीं किया? तो मैं बाबा साहब को मानता हूँ और बाबा साहब ने हमारी आइडियोलॉजी है और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल करके अपने बक्सर को बाबा साहब का ड्रीम बनाना चाहता हूँ, जो उनका सपना था वो बनाना चाहता हूँ। और इसमें उन्होंने जो सबसे पहले शिक्षित समाज की चर्चा की, शिक्षा की बात की है और उसी शिक्षा के लिए मैं बाबा साहब के समर्पित करते हुए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। पहला काम होगा मेरा कि हम बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बक्सर में स्थापित करें। दूसरा होगा हर एक प्रखंड में कॉलेज खोलें जहां हमारी बेटियां बहनें जो हैं वो पढ़ सकें, बेटे पढ़ सकें और पढ़ करके अपनी उच्च शिक्षा की तैयारी करें और हायर एजुकेशन करके उसके हिसाब से नौकरियों की तैयारी करें, जो आज बक्सर में नहीं हो पा रहा है। ये 2 काम मैंने बताया। तीसरा काम है उन झोपड़ियों को हटाना चाहता हूँ जिसमें हमारी माताएं और बहनें रहती हैं। उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर वहाँ पक्का मकान कराना चाहता हूँ, इसकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। चौथा है, आज़ादी के पहले हमारे बक्सर में कॉटन फैक्ट्री होती थी, हमारे डुमराव में ही कॉटन फैक्ट्री थी, लालटेन की फैक्ट्री होती थी, शुगर मिल थी। ये आज़ादी के पहले थी। आज़ादी के बाद फैक्ट्रियाँ ख़त्म होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी। लेकिन आश्चर्य होता है कि जब अंग्रेज थे तो हमारे लोगों के लिए सोचा उसने, चाहे जो कारण रहा हो सोचने के लिए, लेकिन उसने उद्योग लगाया था जहां हमारे लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लेकिन ये जो गोरे अंग्रेज आज के समय के जो गोरे हैं, ये तो हमको प्रताड़ित करने का काम किए हैं कि हमारे बक्सर के उद्योग धंधों को इन्होंने श्मशान घाट में बदल दिया और एक भी उद्योग इन्होंने बक्सर में स्थापित नहीं किया। तो ये बताता है कि इनकी मानसिकता गलत है। ये कभी नहीं चाहते हैं, ये जो आज के अंग्रेज हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे लोगों को रोजगार बक्सर में मिले। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं जो पढ़ लिख कर लेते हैं या मजदूरी ही करने के लिए उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बड़ी त्रासदी भरा दिन होता है कि मजदूरी करने के लिए अपने घर द्वार, अपने बेटे, परिवार, माँ बाप सबको छोड़ करके बक्सर से बाहर जाना पड़ता है। उनको दूर करना चाहता हूँ और अपने बक्सर में उद्योग धंधे स्थापित करवाना चाहता हूँ कि हमारे बक्सर में उद्योग धंधे स्थापित हो जहाँ इन लोगों को नौकरियाँ मिले, रोजगार का मिले। और 5वां हमारा काम है कि हम बक्सर में एक ऐसे अस्पताल की बात करना चाहते हैं जो रेफर ही नहीं करे। रेफर करने का काम वहाँ नहीं हो, वहाँ दवाई हो, जांच करने की सुविधा हो और डॉक्टर 24 घंटा रहे। किसी की भी इमरजेंसी हो या किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या हो, आयुष्मान योजना पर नहीं जाएं और उनको उस अस्पताल में उस बात की गारंटी मिले। मैं ये व्यवस्था करना चाहता हूँ। अभी आप बोले कि आयुष्मान योजना पर नहीं जाए, काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि आयुष्मान योजना से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमको फ़ायदा भी नहीं हुआ है। देखिए, आयुष्मान योजना आज नहीं तो कल ये योजना एक घोटाला है और एक बहुत बड़ी घोटाला हो रही है और सरकारी धन का इसके माध्यम से लूट हो रहा है।
ये पशुपालन बहुत छोटा होगा ये कहना, जिसमें लालू जी आज तक सड़ रहे हैं, ये उससे बहुत बड़ा ये घोटाला है, स्कैम है, जिसमें इलाज कम होता है, पैसा ज़्यादा निकासी होती है और लोगों को, गरीबों को जो मिलना चाहिए था वो अधिकार, हक, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है इन योजनाओं से। और हमारा कहना है किसी भी कंट्री के लिए खुद का संस्थान बेटर होता है, न कि हम प्राइवेट संस्थानों पर डिपेंड हो। तो ये प्राइवेट संस्थान इंश्योरेंस कंपनियों की तरह से जा रही हैं और देश का हजारों हजार करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी व्यवस्था हो, जो अस्पताल अपना हो जहाँ बक्सर के लोग आकर के इलाज कराएं, मैं उस व्यवस्था को करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत से अभी ऐसी जगहों पर सर हम जा रहे हैं जहाँ की जो रोड है, नली है, गली है, एकदम बिल्कुल ख़राब है। वहाँ पर भी लोगों से हम बात किए तो बोल रहे हैं कि प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर चले जाने के बाद फिर वापस नहीं आते हैं। तो क्या उन जगहों को, उन रोडों को, उस नली गली को भी मतलब ये डेवलप करने के लिए? देखिए, ये जो आपने जो कहा, ये जनरल रूटीन की काम है जी। अगर कोई भी सांसद होगा, जनरल रूटीन में सड़कों के हालात बढ़िया करा सकता है, विधायक करा सकते हैं। लेकिन अगर क्षेत्र से न विधायक को मतलब है, न सांसद को मतलब है, इसलिए भी नहीं मतलब है कि लोग सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनेंगे, लोग विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो वहाँ विधायकों को कोई मतलब नहीं रहता है, सांसदों को मतलब नहीं रहता क्षेत्र से। तो ऐसे ही क्षेत्र लाचार हो जाता है, बेचारा हो जाता है, जिसके कारण ये दुर्गति होती है। क्योंकि सर देखिए, जो रूट का हम बात किए, अभी रूट का जो बात है वो एक मुद्दा हो गया है। अभी कई ऐसे गांव हैं जो बोल रहे हैं, वोट बहिष्कार कर दिए हैं, जो बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो क्या उनकी जो थॉट है, जो सोच है, सिर्फ रोड पर, सिर्फ ट्रेन के ठहराव पर ही ला करके रोक दिया जाए या फिर उससे भी डेवलप किया जाए उनके सोचों? देखिए, हमने कहा सड़क समस्या ही नहीं हो सकती है। सड़क आए रूटीन में, रूटीन वर्क में सड़क को दुरुस्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो सकती। हर डिपार्टमेंट को काम करना होगा, हर डिपार्टमेंट उसके लिए बना हुआ है। उन डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनको मिला करके इसके लिए स्ट्रिक्ट होना होगा और निश्चित रूप से ये काम बिना किसी समय गंवाए किया जा सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्लान में ऑलरेडी ये है कि सड़क जो बुनियादी ज़रूरतें हैं गांव की हो, आप आज प्रखंड में चले जाइए, चक्की चले जाइए, सड़क के हालात देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं, यहाँ से राजपुर जाना हो 17 किलोमीटर की दूरी है और आपको 1.5 घंटा लगता है राजपुर जाने में। तो सड़क की हालात बद से बदतर है। इन व्यवस्थाओं को बनाने में बहुत कम समय लगेगा, मौका मिलेगा, ये सारी व्यवस्थाएँ बदलेंगी। अच्छा, क्या लगता है सर, इस बार इतना घूम रहे हैं, मौका मिलने की आशा है? कितने हज़ार या कितने लाखों वोट से आप जीतने वाले हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इतने हज़ारों से जीतूंगा, लाखों से जीतूंगा, लेकिन जीत का अंतर बड़ा होगा और बहुजन समाज पार्टी इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे बीएसपी से, इनको टिकट मिला है बक्सर लोकसभा क्षेत्र से, अनिल कुमार जी। ये अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। इन्होंने बताया कि हमारे प्लान में लगभग 18 ऐसे प्लान हैं जिन पर हम अगर जीतते हैं तो काम करेंगे। बाकी आपको ये खबर कैसा लगा? आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे भारतीय खबर, राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे विकास पराशर। जय हिंद।